ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन साउथ एशिया की सियासी हिस्ट्री में एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहा। इसकी वजह यह है कि आज कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। हमारे रीजन की सियासी हिस्ट्री में कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। हुआ यह है जनाब कि भारत के अंदर आज से कुछ महीने पहले तक भी कॉकरोच जनता पार्टी क्या है ये किसी को पता ही नहीं था। किसी ने नाम भी नहीं सुना था, किसी को आइडिया ही नहीं था। ये पार्टी वजूद ही नहीं रखती थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कुछ महीने पहले ये पार्टी लॉन्च होती है। पहले पहले तो इस सियासी पार्टी का जो वजूद हमें नजर आता है सोशल मीडिया पे नजर आता है। रातों रात करोड़ों की तादाद में इनके जो पॉलिटिकल फैन बेस है सोशल मीडिया के ऊपर वो बढ़ता ही चला गया और इन्होंने बीजेपी को बीट कर दिया। लेकिन जब जलसा करने की बारी आई तो जाहिर सी बात है इनकी जो ग्राउंड पे सपोर्ट थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। पहला जलसा जो इन्होंने किया था या पहला जो पॉलिटिकल शो इन्होंने किया वो कुछ ज्यादा मुतासिर कुन नहीं था, उसमें लोग ही नहीं आए थे। और इसकी वजह खैर आप समझ भी सकते हैं, हमारे रीजन की हिस्ट्री रही है, बड़े बड़े जलसे पुरानी पार्टियां करती हैं जिनकी तंजीमें बनी हुई होती हैं। जब कोई नई पार्टी लॉन्च होती है ना तो कई साल तो उसको अपने कदम जमाने में लग जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। पहला जो उनका शो हुआ था इतना ज्यादा कोई मुतासिर कुन नहीं था। लोग पूछने लगे कि भाई लोग किधर है, ये सोशल मीडिया पे आपको इतने ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं तो वो बंदे किधर है, पब्लिक किधर है। लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकल पावर का मुजाहरा किया है, नौजवानों की पार्टी है जनरेशन जी की, टीनेजर्स की, मुझे ज्यादातर इसमें टीनेजर्स नजर आए। ये जो आज उन्होंने वहां पर धरना दिया और उसके बाद मार्च किया है, ज्यादातर इसमें स्टूडेंट्स ही नजर आए हमें इस तमाम धरने के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद में नजर आए। आई हैव टू से जितने बड़े जलसे बीजेपी या कांग्रेस करती है उतने ही ज्यादा लोग ये लेकर आने में कामयाब हुए हैं। तो साउथ एशिया के हवाले से हुआ ना ये इंटरेस्टिंग दिन आज का, कि एक ऐसी पार्टी जिसका कुछ हफ्ते पहले तक वजूद नहीं था वो पुरानी पार्टियों जितनी स्ट्रीट पावर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। तो इसमें मैं समझता हूँ इनको क्रेडिट देना पड़ेगा। भारत के जो यंगस्टर्स हैं उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का आज भरपूर मुजाहरा किया है। लेकिन इस तमाम सिनारियों में, इस तमाम सूरत हाल में तीन पार्टियां ऐसी हैं जिनके लिए सबक है बहुत बड़ा। एक तो बीजेपी खुद है और दूसरा इसके अंदर सबक है जनाब भारत की जनता जनरली, उनके लिए भी एक लेसन है। क्या लेसन है इसमें थोड़ी देर में आता हूं। और तीसरा अफगान तालिबान के लिए भी एक लेसन है इसके अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भारत और बीजेपी तो समझ में आता है, ये तालिबान के लिए, अफगानी तालिबान के लिए उसमें क्या लेसन है, इस पे आज के एपिसोड में बात करेंगे। इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है, एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जी ख़वातीन हज़रात, मैंने बात की कि इसमें भारत के लोगों के साथ साथ अफगानी जो तालिबान हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल लेसन छुपा हुआ है इस सारे प्रदर्शन में। वो क्या लेसन है? वो ये लेसन है कि आज ये जो मुजाहरा हुआ है सिर्फ दिल्ली की हद तक भारत की जो जनरेशन जी है उन्होंने अपने पावर का मुजाहरा किया है। लेकिन जनरेशन जी सिर्फ दिल्ली के अंदर तो नहीं रहती, ये तो सारे मुल्क में रहते हैं। तो अगर इसी तरह का प्रदर्शन ये सारे मुल्क को छोड़ दीजिए 10 बड़े शहरों में भी दिखाने में कामयाब हो गए अगर बीजेपी के अगेंस्ट, जैसे कि बांग्लादेश की जनरेशन जी ने किया था, उन्होंने भी तो सारा बांग्लादेश नहीं, उन्होंने मेजर सिटीज को उन्होंने खास तौर पर, क्योंकि शहरों में इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो क्या हुआ था, हसीना जैसी पावरफुल जो, यानी मोदी हसीना से ज्यादा पावरफुल नहीं है। हसीना की जो ग्रिप थी पावर के ऊपर वो मोदी से ज्यादा थी। हसीना अकेली सारा सिस्टम बांग्लादेश का उसी के कंट्रोल में था। तो वहां की जनरेशन जी 15 साल से पावर में बैठी हुई एक लीडर को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। तो ऐसा कुछ तो इनके साथ भी हो सकता है, आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी के साथ। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि सियासी सेटअप के जरिए, पॉलिटिकल तरीकों से, इलेक्टोरल सिस्टम्स के जरिए बीजेपी को इंडिया से हिलाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वजह इसकी यह है कि अब तक वो भारत के तकरीबन हर छोटे बड़े इदारे के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। वहां पर अब जो इलेक्शंस होते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। हारने वाला जो है ना वो इज्जत के साथ जीतने वाले को मुबारकबाद देकर घर चला जाता था। अब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर कंट्रोवर्सीज होती हैं।
जो हारने वाला होता है जाने का नाम नहीं लेता, और उनका वैलिड रीजन भी होता है। ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के अंदर आग लगाई गई है, हजारों की तादाद में ईवीएम जला दिए गए, ये तमाम वाकयात फिर सियासी पार्टियों को क्रश करके, उनके तीन तीन चार चार धड़े बना के, कुछ धड़े बीजेपी के साथ करके, कुछ उनके अगेंस्ट करके, ये सब कुछ सियासी जोड़ तोड़ जो है पहले भारत के अंदर इस पैमाने पे नजर नहीं आती थी। तो इस वक्त जो बीजेपी को हटाना है, कोई ऐसी नेशनल लेवल पर पार्टी नहीं रही जो कि इनको हटा सके कौमी लेवल पर। बीजेपी को हटाने का सिर्फ एक ही यहां पर तरीका बचा हुआ है, और वो बांग्लादेश वाला तरीका है। और यही डर असल में, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इससे बीजेपी वालों को यही डर है बेसिकली कि कल को ये हमारे साथ ये कर सकते हैं। तो अगर बिलफर्ज भारत के अंदर मोदी की सरकार नहीं रहती तो मौलवी हैबतुल्लाह को कौन फिर घास डालेगा? उनकी जो दोस्ती है भारत के साथ, वो तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ है ना। अजीत दोवाल भी इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है, नरेंद्र मोदी को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। और इसी तरह से जयशंकर नरेंद्र मोदी का बंदा है। भारत के अंदर अफगान तालिबान कोई पॉपुलर एंटिटी तो नहीं है, अनपॉपुलर एंटिटी है। इनके साथ दोस्ती बनाने को भारतीय सपोर्ट नहीं करते बड़ी तादाद में। तो वहां अगर कोई सियासी चेंज आ जाती है, तब्दीली आ जाती है, तो अफगानिस्तान ने ये जो इतनी सारी दुश्मनियां एक वक्त में इंडिया की वजह से ले ली हुई हैं, पाकिस्तान के साथ तो खास तौर पर, तो अगर वही डूब जाए पार्टी और वहां पर कोई ऐसा सेटअप आ जाए जो कि इनको ज्यादा घास ना डालें, तो इनका क्या बनेगा? ले दे के दुनिया में ये एक ही मुल्क है जिनके साथ इनके वर्किंग रिलेशंस हैं, बाकी तो इनको घास नहीं डालते। तो अफगान तालिबान के साथ क्या होगा फिर? मतलब ये किस तरह की उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है, इस पे सोचने की जरूरत है। इंडिया के साथ उनके सिर्फ याराना है, उस चक्कर में पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात तबाह कर डाले हैं, खत्म कर डाले हैं। और अगर वहीं पर ही कोई अंदरूनी इस तरह का बांग्लादेश टाइप का कोई चीज हो गई अगर वहां पर, जिसकी आसार बाय द वे नजर भी आ रहे हैं, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, तो क्या बनेगा इनका? ये इनको सोचना पड़ेगा। देखे ना, बदख्शां के अंदर भी, वहां पर इनका जो बदख्शां का सूबा है, माना यह जाता था कि ये पूरे अफगानिस्तान पे इनकी ग्रिप है, लेकिन बदख्शां में कल की पार्टी है वहां पर कयूम मलंग की, अब्दुल कयूम मलंग जो है, उन्होंने बदख्शां ले लिया इनसे। कल का लड़का और बदख्शां का एक बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने ले लिया। तो अगर ये कयूम मलंग बदख्शां में कर सकता है, तो कंधार में तो इनके बड़े बड़े ओपोनेंट्स मौजूद हैं, कंधार भी इनके हाथ से निकल सकता है। और इसी वजह से डर बढ़ गया है वहां पर। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट्स जो वहां से मिल रही हैं अफगानिस्तान से, उसके अनुसार तालिबान ने अपने मुल्क से बाहर जो फॉर्मर इनके फौजी थे, एक इनकी फौज भी हुआ करती थी ना, 3.5 लाख की या 2.5 लाख की फौज हुआ करती थी इनकी, जिसको बाय द वे इंडिया ने भी ट्रेनिंग दी हुई थी। तो वो किधर गए फौजी? एक सवाल है, किधर गए वो फौजी? किधर गए 2.5-3 लाख मुसल्ला बंदे ट्रेंड? वो अचानक रातों रात काबुल टेक ओवर के बाद किधर गायब हो गए? मौजूद है ना कहीं पे, और उनकी लीडरशिप भी अफगानिस्तान से बाहर मौजूद है। तो तालिबान को यह डर है कि ये लोग कहीं इस्तेमाल ना हो जाए हमारी सरकारों को जबरदस्त करने के लिए, इसीलिए इन्होंने साबिका जो पुलिस और फौजी एहलकार हैं उनको डराना धमकाना शुरू किया है, और पैगामात भेजना शुरू किए हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ सरगर्मियों में कोई हिस्सा लिया, तो यहाँ जो आपके रिश्तेदार रहते हैं हम उनको उनको तंग करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, उनके घर जो है वो हम कब्जे में ले लेंगे, तोड़ फोड़ मचाएंगे, उनको मतलब उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो कंधार समेत दीगर जो इनके इलाके हैं, वहां पर इन्होंने जो फॉर्मर सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया है। तो पैनिक वहां पर भी पहुंची हुई है, एक डर वहां पर भी अफगानिस्तान के अंदर फैला हुआ है। सियासी हवालों से इनके लिए प्रॉब्लम यह है कि इनका जो सारा का सारा ये जो पॉलिटिकल इनका ये जो इमारत खड़ी हुई है इंडिया की सपोर्ट पे खड़ी हुई है ना, तो इंडिया के खुद के अंदर सियासी सेटअप आप देखिए हिल रहा है। यानी मुजाहरा जो वहां पर हुआ है उसने रूलिंग पार्टी को परेशान करके रख दिया है, बीजेपी को, कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, बहरहाल भारत के अंदर क्या मसाइल हैं, भारत के अंदर क्या लेसन है, ये जरा इस पे बात करते हैं। बहुत बड़े लेसन हैं। एक तो जनरली भारत की आवाम के लिए क्या लेसन है? भारत की आवाम के लिए ये लेसन है कि उनकी जो बका है और उनका जो एज अ कंट्री एग्जिस्टेंस है, वो सेक्युलरिज्म के साथ ही जुड़ी हुई है। ये आज साबित हो गया। कैसे? देखें, बीजेपी ने
वन पार्टी सिस्टम की तरफ, ये तो सब मानते हैं इंडिया के अंदर के वन पार्टी सिस्टम की तरफ ही वो लेकर जा रहे हैं। इसीलिए तो देखे ना, ममता बनर्जी की पार्टी को क्रश करना या शिवसेना को क्रश करना, कितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी को क्रश करना, कितनी पार्टियां हैं जिनको तोड़कर, और वो जो आम आदमी पार्टी है उसको भी क्रश किया गया था, इनको तोड़ मरोड़ कर इनमें से धड़े बनाना। अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है नेशनल लेवल पर, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी पार्टियों को क्रश करते फिर रहे हैं और उनमें से प्रो बीजेपी धड़े निकल रहे हैं। क्यों? वन पार्टी सिस्टम की तरफ मुल्क को ले जाने की गालिबन कोशिश की जा रही है। तो इमेज क्या बनाया गया गुज़िश्ता 12 साल? जो बीजेपी के साथ है वो नेशनल है, हिंदुत्व आरएसएस के साथ बीजेपी के साथ जो है वो नेशनल है, जो इनके अगेंस्ट है वो एंटी नेशनल है। ऐसा ही है, यानी कि सियासी लेवल पर तो दो धड़ों में इन्होंने भारत को तकसीम कर दिया। एक बीजेपी का धड़ा नेशनल धड़ा है, दूसरे बाकी जितने भी हैं एंटी नेशनल धड़े हैं। कभी इनके ऊपर चाइना का एजेंट होने और कभी पाकिस्तान का एजेंट होने के इल्जाम भी लगते रहे, लेकिन आज कुछ ज्यादा खतरनाक देखने को मिला है। आज के इस कॉकरोच जनता पार्टी के पॉलिटिकल शो में कुछ ज्यादा हमें खतरनाक देखने को मिला है, और वो ये कि ये जो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुत्व से ताल्लुक रखने वाली जमातें हैं, आरएसएस, बजरंग दल, इन्होंने, यानी सियासत अपनी जगह ना, इन्होंने मिलिटेंट जत्थे भी तो पाले हुए हैं। ये क्या है? संघ परिवार है ना, संघ परिवार। तो इन्होंने मिलिटेंट जत्थे, यानी मिलिटेंट जत्थे इन सेंस के आरएसएस जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, इन्होंने करोड़ों की तादाद में ऐसे अपने कार सेवक पैदा किए हुए हैं जिनको ये लाठी चलाने और दीगर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। यू नो अबाउट देम। ये परेड भी करते हैं, लाठियां भी चलाते हैं और दीगर वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग्स अपने शाखाओं के अंदर लेते रहते हैं। और इंडिया के अंदर ये कहकर इस अजीबोगरीब किस्म के फैल को, इस अजीबोगरीब किस्म की एक्टिविटी को ये कहकर जस्टिफाई किया जाता रहा कि ये हम एंटी नेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट, उर्फे आम में यानी कि मुसलमान, उनके अगेंस्ट तैयारियां कर रहे हैं। और बजरंग दल वाले भी यही कहकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग, जो कि लाखों की तादाद में इनके भी मेंबरान हैं, उनको ये इंडिया भर में सेशंस कंडक्ट करवाते रहे हैं। यानी ये भारत के अंदर सब जानते हैं कैसा होता रहता है। कहते यही थे कि हम मुल्क दुश्मनों को और देशद्रोहियों के अगेंस्ट ये सब कुछ कर रहे हैं। नाउ ये जो हजरात हैं, क्या ये बॉर्डर पर जाकर लड़ रहे होते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट? द आंसर इज नो। एक्चुअली आपको इनकी जरूरत नहीं है। आपके पास 15 लाख की फौज है, इनकी जरूरत कोई नहीं आपको कि ये मुल्क के अंदर डंडे चलाना, गोलियां चलाना, हथियार चलाना सीखे। यू डोंट नीड देम। तो ये किसके लिए तैयारी कर रहे थे? अपेरेंटली मुसलमानों के अगेंस्ट। लेकिन यहां पर अगर कल को बीजेपी के अगेंस्ट स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होती है, बीजेपी सियासी पार्टी है, तो उस स्ट्रीट मूवमेंट को क्रश करने के लिए यही अनासिर लॉन्च होंगे। ये आज इन्होंने देख लिया है। भारत के अंदर जो नौजवान जनरेशन जी वाले हैं, उन्होंने एक्सपोज किया है इनको। चले पुलिस वाले तो पुलिस वाले, पुलिस वालों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग वहां पर पहुंच गए जो कि इनको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी भी इतलात मिली हैं दिल्ली के अंदर से। तो ये कितना बड़ा थ्रेट है सिविल वॉर का, कि एक तरफ आपने इतनी बड़ी फौज पाल के रखी हुई है बीजेपी के से ताल्लुक रखने वाले लोगों की, यानी आरएसएस भी बीजेपी है, बजरंग दल भी संघ परिवार है, दीगर भी है, विश्व हिंदू परिषद वाले वगैरह वगैरह, ये हथियार वगैरह चलाने की ट्रेनिंग, यानी इन्होंने गैंग्स पाले हुए प्रॉपर। तो सियासी आपके जो वर्कर्स हैं, उनकी मुखालिफत में जब बीजेपी वाले लॉन्च करेंगे अपने लोग, यानी वो भी स्ट्रीट मूवमेंट के जवाब में स्ट्रीट मूवमेंट अगर स्टार्ट करते हैं, तो ये तो इक्वल कंपटीशन तो नहीं होगा उनके। तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो मिलिटेंट वगैरह और ये सब कुछ एक्टिविटीज वो सीखे हुए हैं और उनके पास इस तरह के टूल्स और मीन्स भी मौजूद हैं। तो ये भारत के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको सोचना चाहिए कि ये किस तरफ लेकर गए हुए। मुसलमानों के नाम पे शुरू होने वाले ये जो नौटंकी थी कि हम लोग इसलिए तैयारी कर रहे हैं, हथियार भी उनको दे रहे हैं, किसी को तलवारें दे रहे हैं, किसी को हथियार दे रहे हैं, कि जी ये देशद्रोही और धर्म जो विरोधी हैं उनके अगेंस्ट तैयारियां करवा रहे हैं। पुलिस के होते हुए, फौज के होते हुए ये प्राइवेट आर्मीज सियासी पार्टियां क्रिएट कर रही थी। तो ये आज उनके लिए एक सबक है कि उनको क्या करना है इस तरह के एलिमेंट्स का, जो कि उनके मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आरएसएस के लाठी बरदार लोग, बजरंग दल के तलवार बरदार लोग, ये एक ही पार्टी को करते हैं रिप्रेजेंट। तो इनको वो कैसे फेस करेंगे कल को अगर
स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होती है, तो ये क्या होगा फिर उस स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर। अच्छा, तीसरा सबक जो इसमें था वो बीजेपी के खुद के लिए था। बीजेपी को थोड़ा सा बांग्लादेश से सीख लेने की जरूरत है। आज जो कुछ भी हुआ है उसमें उनको बांग्लादेश याद आ रहा था। उन्होंने भी आज वही किया है जो कि शुरू शुरू में शेख हसीना ने किया था। दो चीजें हुई थी बांग्लादेश के अंदर। पहले पहले बांग्लादेश की इस स्टूडेंट मूवमेंट को, वो स्टेट ऑफ डिनायल में थे, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा। जुलाई से लेकर ये मूवमेंट चल रही थी। धड़न तख्ता तो अगस्त में हुआ है ना, ये मूवमेंट कब से चल रही थी? जुलाई से लेकर चल रही थी। स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मुल्क भर में, जुलाई से लेकर कर रहे थे। शुरू में उन्होंने स्टेट ऑफ डिनायल कहा, फिर बाद में उन्होंने इनको गालियां देना शुरू की, ये रजाकार हैं, ये पाकिस्तानी है, इस तरह से उन्होंने कहना इनको शुरू किया, और आखिर में फिर इन्होंने मिलिटरली और ताकत के इस्तेमाल के साथ इनको क्रश करने की कोशिश की। बीजेपी इस वक्त जो है वो शुरुआती स्टेज पे पहुंची हुई है। इन्होंने इनको डाउन प्ले करने की कोशिश की हुई है। मैं देख रहा था एक उनकी मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करने से तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये वही है जो कि अवामी लीग कर रही थी बांग्लादेश के अंदर, बीजेपी वही कर रही है यहाँ पर। स्टेट ऑफ डिनायल में है, इनके पास भी कोई पॉलिसी नहीं है कि किस तरह से इनको हैंडल करना है। हालांकि जो डिमांड्स थे, अगर आप बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की डिमांड्स देखें तो बेजरर किस्म के, शुरू में हार्मलेस किस्म के डिमांड्स थे। कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो कि नाकाबिले कबूल ना हो। वो शुरू में तो इसी पे आए थे ना, कुछ उनकी कोटा सिस्टम के हवाले से डिमांड्स थी, मान ली जाती तो शायद उधर ही प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। यहां पर भी इनकी जो डिमांड्स हैं कोई बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है, यानी एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे और जिन लोगों की जान गई है उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, इस तरह की डिमांड्स हैं बेजरर किस्म की। लेकिन इनका जो रवैया रहा है वो वही रहा है जो कि शेख हसीना का था। मोदी सरकार का अभी तक रवैया वही रहा है। तो लिहाजा बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना ने गलतियां की हैं, बीजेपी के लिए सबक यह है कि वो उन गलतियों को रिपीट ना करे। अगर वो उन गलतियों को रिपीट करते हैं और कन्फ्रंटेशन के मूड में आते हैं, तो उनकी पार्टी नौजवानों के साथ, इतनी बड़ी तादाद में जो जनरेशन जी भारत के अंदर रहती है, इनके साथ वो कन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकते।